हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज ग्रामीण और आज हम शुरू करने वाले हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। ये एक अप्रोच है जिससे आप समझते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। एक थ्योरी है, आप बोल सकते हैं एक आइडियोलॉजी है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? कंस्ट्रक्ट करना मतलब कुछ बनाना। तो ये क्या है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको हम जो है इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैंने डिफरेंट अप्रोचेस आपको समझाए हैं। मार्क्सिस्ट अप्रोच समझाया है, फेमिनिस्ट अप्रोच समझाया है, रियलिज्म समझाया है, लिबरलिज्म समझाया। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखे तो जाकर उससे पहले चेकआउट कीजिए, फिर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से जो है ये अप्रोच जो है शुरू होती है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। पहले तो हम ये समझेंगे कि ये अप्रोच जो है इसका शुरुआत कैसे है। इसकी शुरुआत है यूरोसेंट्रिज्म से। यूरोसेंट्रिज्म मतलब क्या होता है? मतलब यूरोप की जितनी भी चीज़ें हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, वो कहीं ना कहीं सुपीरियर है बाकी वर्ल्ड से। ठीक है, ये होता है यूरोसेंट्रिज्म। और ये अप्रोच का जो है क्रिटिक भी है, उसका क्रिटिक हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम समझेंगे कि वेस्ट के अलावा हमें जो है अल्टरनेट रीडिंग्स करनी है आईआर की। मतलब हमें जो है ग्लोबल साउथ के बारे में समझना है, हमें जो है डिफरेंट थ्योरी समझना है कॉलोनियल वर्ल्ड की, जो हम नहीं पढ़ रहे थे इतने टाइम से। और ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव को हम समझेंगे और आईआर के जो है थ्योरीज को हम समझेंगे। तो शुरू तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें तो यूरोसेंट्रिज्म एंड इट्स क्रिटिक। तो इंटरनेशनल रिलेशन जब बाहर आया, हमेशा से जो है वो यूरोसेंट्रिक था। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझाया है इसके बारे में डिटेल में। ये 1648 ऑनवर्ड्स जब ये डिसिप्लिन स्टैब्लिश हुआ, ये वेस्टफेलिया के कंटेक्स में स्टैब्लिश हुआ। वेस्टफेलिया क्योंकि यूरोप के कंटेक्स में थी, तो ये पूरा का पूरा जो है यूरोसेंट्रिक रहा है। यूरोसेंट्रिक मतलब वेस्टर्न मॉडल जो है बेस्ट है या बेटर है देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। ये पैरोकियलिज्म है, यानी संकीर्णता है सोच की, जिससे आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि हेजेमनी बनी हुई है पर्टिकुलर सिस्टम की। मतलब कहीं ना कहीं जो है ये माना जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनका ऐसा सिस्टम है जो बाकी सारी कंट्रीज में जो है कहीं ना कहीं सेटअप हो जाएगा या कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। और ये यूरोसेंट्रिज्म को है चैलेंज करने के लिए आपको आजकल जो है बहुत सारी नई नई थ्योरीज मिलती है। जैसे कि आज के टाइम पे हमने जो है आपको इंडिया के कंटेक्स में कौटिल्य की थ्योरी हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो भी आएगी अभी आगे चैप्टर में हम और पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी थ्योरीज है जो बाहर नहीं आई, जो दूसरी कंट्रीज की थी, जो यूरोप की थ्योरीज के सामने दब चुकी है, वो सारी थ्योरीज को हमें जो है बाहर निकाल कर पढ़ना है। तो एक चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यूरोसेंट्रिज्म में आपको एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि सारा फोकस कहाँ पर रहेगा? वेस्टर्न कंट्रीज़ पे रहेगा। और हर चीज़ जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंटेक्स्ट में देखी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने जो थ्योरीज बनाई है, वो सारी थ्योरीज जो है ग्रैंड थ्योरीज है और ये हर जगह एप्लीकेबल है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिकॉज ये जो सारी थ्योरीज है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं इमर्जेंस ऑफ यूरोसेंट्रिज्म के बारे में। एक स्टैंडर्ड व्यू ये है, एडवर्ड सैड बताते हैं कि मतलब एक तरीका ऐसा माना जाता है कि यूरोसेंट्रिज्म की जो शुरुआत थी, ये मिड 18th सेंचुरी यूरोप से हुई थी। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी यूरोप से हुई थी, ऐसा माना जाता है यूरोसेंट्रिज्म की शुरुआत। तो बेसिकली इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब अमेरिका का कॉलोनाइजेशन हो रहा था बाय स्पेनिश, तब जाके इसकी शुरुआत हुई। और उसी टाइम पर जो है देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है यूरोपियन कंट्रीज के जो आइडियाज़ है वो ऐसे है जो बाकी सारी जगह जो है एप्लीकेबल है। ये जो हमने देखा व्हाइट पेन बर्डन देखा, ठीक है, कि कहीं ना कहीं जो हम देखते हैं व्हाइट पेन बर्डन, रुडियार्ड किपलिंग की जो थ्योरी है कि जो बारबरिक जितने भी कॉलोनियल कंट्रीज है जिसको कॉलोनाइज किया गया, वो सब बारबरिक है। मतलब यहाँ तक के बताया गया कि जब अमेरिका को जो कहीं ना कहीं उसको सिविलाइज करने के लिए जब कॉलोनाइज किया गया, तो कहा गया कि ये बारबरिक थी, ये जो है बिल्कुल भी मतलब कनेक्टेड नहीं थी। इस तरीके की जो है कहीं ना कहीं जस्टिफिकेशन जो है दी जा रही थी फॉर द पर्पस ऑफ कॉलोनाइजेशन। यूरोसेंट्रिज्म का जो इमर्जेंस है अगर हम देखें तो होल प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोपियन आइडेंटिटी, जो शुरुआत कैसे हुई, तो शुरुआत हम समझेंगे कैसी होती है। तो पहले तो यूरोप एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं आपको बता दूं 17th सेंचुरी तक कोई यूरोप नाम की चीज़ नहीं थी। पहले जो है क्रिश्चियनडोम, वहाँ पर क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है। और लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको पता है कि कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स के बीच में जो है एक तरीके का रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ। और फिर उसके बाद जो है रेनेसा आया, रिफॉर्मेशन आया। तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का चैलेंज जो है उभर कर आता है फॉर द कंट्रीज। और इसी वजह से क्या होता है, इसी वजह से ये होता है कि एक नई यूरोपियन आइडेंटिटी का फॉर्मेशन किया गया। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, मतलब एक नई आइडेंटिटी को बनाना। और यहाँ पर जो है यूरोप की आइडेंटिटी को बनाई गई और इसी के टाइम पे जो है यूरोसेंट्रिज्म को भी डेवलप किया गया। मतलब ये बताया गया कि हमारी जो कंट्री है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है एनलाइटन हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास यूरोपियन एनलाइटमेंट आ चुका है। ये एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मतलब बताया जा रहा था कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट है। तो इसलिए जो है कहीं न कहीं यूरोप को जो है क्या कहते हैं यूरोसेंट्रिक अप्रोच का जो डेवलपमेंट है वो इसी टाइम से जो है शुरू होता है।
और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हमको वही चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि बुजानन आचार्य बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंटली जो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पूरा का पूरा इंटरनेशनल रिलेशन यूरोसेंट्रिक बेस्ड है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में वेस्टर्न डोमिनेंस आपको देखने को मिलती है। और इसी के बारे में जो है वो 5 तरीके का एक्सप्लेनेशन देते हैं कि किस तरीके से वेस्ट जो है वो किस तरीके से डोमिनेट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस में। उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको समझाती हूँ। 5 तरीके के मॉडल वो बताते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। पहला मॉडल वो बताते हैं, वेस्टर्न आईआरटी हैज़ डिस्कवर्ड द राइट पार्ट टू अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस। तो ऐसा माना जाता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, इन लोगों की जितनी भी थ्योरीज है ये यूनिवर्सल है। मतलब ऐसा नहीं है कि इन लोगों की थ्योरी सिर्फ इनके कल्चर पे एप्लीकेबल होगी। जैसे कि इनकी थ्योरीज जैसे कि सॉवरेनिटी, सेक्युलरिटी, ये सारी थ्योरीज जो है ना वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है, कोई भी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है ऑन द कल्चरल कंटेक्स्ट। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने देखा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में बहुत सारी थ्योरीज ऐसी है जो हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम अभी तक देखिए यूसीसी नहीं लगा पाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लगा पाए। इंडिया के कंटेक्स्ट में सेक्युलरिटी का मीनिंग ये नहीं होता है कि रिलीजन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, बिकॉज पॉलिटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है रिलीजन इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो बेसिकली ये जो एक क्लेम है कि जो वेस्टर्न थ्योरीज है ये यूनिवर्सल है, कोई भी कंट्री में आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, ये गलत क्लेम था। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ की जितनी भी थ्योरीज थी उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई कि भाई हमारी थ्योरी तो यूनिवर्सल है तो आपकी थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी आइडिया क्या है कि वेस्टर्न जितनी भी थ्योरीज थी उन्होंने क्या किया, हेजेमनिक स्टेटस जो है एक्योर कर लिया इन द ग्रामसियन सेंस। जब मैंने आपको आइडिया पढ़ाया था ग्रामेसियनिज्म का इन मार्क्सिज्म, तब आपने ध्यान से अगर पढ़ा होगा तो आप, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाकर उसको चेकआउट कीजिए। ग्रामेसियनिज्म का आइडिया क्या है? ग्रामेसियनिज्म बताते हैं कि मतलब एंटोनियो ग्राम्स्की का आइडिया है कि हेजेमनी, हेजेमनी इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कल्चरल पावर, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर के बारे में बताते हैं कि ना केवल हार्ड पावर के रूप में बल्कि सॉफ्ट पावर के रूप में भी जो है जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसने अपने आप को स्टैब्लिश किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के टाइम पे इंग्लिश बोलना, सूट पहनना, वेस्टर्न कपड़े पहनना, जीन्स पहनना, इट इज़ अ टाइप ऑफ कल्चर जो बताता है कि आप जो है वेस्टर्नाइज हो, आप मॉडर्नाइज हो। तो ये एक तरीके का जो सोच लोगों के मन में डाली गई है, ये सॉफ्ट पावर का कहीं ना कहीं आप देखेंगे इम्पीरियलिज्म है। और यही चीज़ को जो है ग्रामस के दर्शाते हैं। और ये स्कूल का ओपन होना, ये स्कूल का जो सिस्टम हमारा चलता है ये पूरा ब्रिटिश में बेस्ड है। हमारा जो इंडियन स्कूल चलता है ये पूरा स्कूल का यूनिफॉर्म पहनना, ये सारी चीज़ें जो है ये पूरी की पूरी बेस्ड है ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज। और इसको इतना यूनिवर्सल बता दिया गया है कि कब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे डेमोक्रेसी को कौन चैलेंज करता है आज के टाइम पे? नहीं करता कोई भी। मार्केट को कौन चैलेंज करता है, मतलब कैपिटलिज्म को कौन चैलेंज करता है? कोई चैलेंज नहीं करता। तो बेसिकली अब जो है सारे के सारे जो आइडियाज़ है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है और ऐसे एक्सेप्ट कर लिया गया है कि हेजेमनी फॉर्म हो गई है। जब हेजेमनी किसी चीज़ की फॉर्म हो जाती है तो आप उसको चैलेंज नहीं कर पाते। और इसी वजह से जो नॉन वेस्टर्न पावर्स है, दोनों जो नॉन वेस्टर्न पावर्स है वो डेवलप नहीं हो पा रही है, क्योंकि उन सबको ऐसा बताया गया है कि आपके पास कोई स्कोप ऑफ डेवलपमेंट है ही नहीं। आप, क्योंकि हमारी जो थ्योरी है वो क्या है, यूनिवर्सल है। थर्ड पॉइंट ये दिया जाता है कि नॉन वेस्टर्न आईआर थ्योरीज एग्जिस्ट करती है बट आर हिडन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के कंटेक्स में जो कौटिल्य की थ्योरी थी वो 1905 में डिस्कवर हुई, 1909 में उसको पहली बार पब्लिश किया गया। और उसके पहले जो है किसी को पता ही नहीं था कि कौटिल्य की कुछ थ्योरी भी है, कौटिल्य का कुछ वो अर्थशास्त्र भी है। तो ये नॉन वेस्टर्न आईआर थ्योरीज जो है एग्जिस्ट करती है बट उसका कहीं ना कहीं आ नहीं पाई है। जैसे कि आपने कभी पढ़ा कि अरेबियन कंट्रीज की कोई थ्योरी आपने पढ़ी, वहाँ पर स्कॉलर्स रह चुके हैं, इंटेलेक्चुअल्स रह चुके हैं। आपने कभी कोई चाइनीज़ कंट्री की कोई थ्योरी पढ़ी, आपने कोई नाइजेरियन कंट्री की कोई थ्योरी पढ़ी, आपने कभी कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो है थ्योरीज़ को पढ़ा है। बिकॉज ये सारी थ्योरीज एग्जिस्ट तो करती है लेकिन बेसिकली लैंग्वेज की वजह से। जैसे कि आज के टाइम पे हम इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज बना रहे हैं। क्यों यूनिवर्सल लैंग्वेज बना रहे हैं? ठीक है, तो अब चूंकि इंग्लिश का जो है इतना डोमिनेंस हो चुका है, इतना हेजेमनी बन चुकी है कि कहीं ना कहीं जो है आप देखेंगे कि उनकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर सारे टेक्स्ट अवेलेबल है और हमारी जो दूसरी लैंग्वेजेस है उसको ट्रांसलेट करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। इस वजह से जो है कहीं ना कहीं नॉन वेस्टर्न जो थ्योरीज है वो नॉन वेस्टर्न एरिया में ही कन्फाइंड रह जाती है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हम समझेंगे कि लोकल कंडीशंस भी ऐसी रहती है जिसके अगेंस्ट से जो है हम थ्योरीज नहीं बना पाते। लोकल कंडीशंस कैसी रहती है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा जो डेवलपमेंट है बहुत टाइम तक के रुका रहा, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक हम कॉलोनी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो डेवलपमेंट के ऊपर जो है ध्यान नहीं दिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। और इस वजह से जो है हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थी, हमारे पास जो है एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी नहीं था। इस वजह से जो है हम कहीं ना कहीं थ्योरीज जो है नहीं बना पाए।
और यही सारे फैक्टर्स जो है इम्पॉर्टेंट है और यही जो है कल्चरल डिफरेंसेस से अलग करते हैं। तो कहीं ना कहीं थ्योरी जो है वो क्या बन चुकी है, वेस्टर्न वे ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब हर चीज़ में जो थ्योरी आपको दिखेगी वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न थ्योरीज ही दिखेगी। और नॉन वेस्ट जो होती है, नॉन वेस्ट जो है बेसिकली फोकस करती है उन थ्योरीज पे जो कि जिसके नॉन वेस्ट ऐसी थ्योरीज है जो कि जिसमें यूनिवर्सलिज्म हो सकता है लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। जैसे कि हमने कौटिल्य की थ्योरी पढ़ी थी, हम जो है आगे पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से वो यूनिवर्सल थ्योरी बन सकती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और इसलिए आपके सिलेबस में जो है इन थ्योरीज को ऐड किया गया है। फिफ्थ वाला पॉइंट है कि वेस्ट हैज़ अ बिग हेड स्टार्ट। अब देखिए आपको पता है ना, गेम में जब आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है, ठीक है, और कोई इंसान पीछे हो जाता है तो उसको बोलते हैं ना कहीं गेम में फ़ायदा मिल गया। तो वैसे ही जो है यूरोपियन कंट्रीज़ को हेड स्टार्ट मिल गया था। हेड स्टार्ट मिल गया था मतलब उनके पास रिसोर्सेज थी, उनके पास डेवलपमेंट था, और कहीं न कहीं इसी वजह से जो है आपको देखने को मिलता है कि उनके पास जो है मतलब कहीं न कहीं न्यू मॉडर्न थ्योरीज़ उनके पास अच्छे से डेवलप हो पाई, उन्होंने पब्लिश कर दिया, उनका वर्क जो है ट्रांसलेट हो गया और हमारा जो है कहीं न कहीं रह गया। और यही प्रॉब्लम जो है नवनीता चड्ढा बेहरा बताती है अपनी बुक में कि ई प्रॉब्लम मतलब 3 ई की प्रॉब्लम बताती है। वो एक एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम, एम्पिरिसिज्म और जो है यूरोसेंट्रिज्म, 3 प्रॉब्लम वो बताती है कि क्या प्रॉब्लम्स है। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि कहीं न कहीं जो यूरोसेंट्रिज्म का ग्रोथ इस वजह से हुआ बिकॉज़ हम लोग जो है कहीं न कहीं पीछे रह गए, ठीक है? हम लोग कहीं न कहीं पीछे रह गए और हमारा जो है पीछे रहने का कारण क्या है? लैक ऑफ रिसोर्सेज़ और हमारी जो कल्चरल कंडीशंस थी, क्योंकि हम लोग जो है कहीं न कहीं कॉलोनी रह चुके हैं, इस वजह से भी जो है हम पीछे रह गए। और सिर्फ हम नहीं, हम पूरे ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका की बात कर रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान सबकी बात कर रहे हैं। और इसमें वो ये भी चैलेंज करती है कि हमें जो है एक बता दिया जाता है ना, मैंने आपको बताया कि 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया आया है और बिग बैंग थ्योरी जो मानी जाती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, कि वहाँ से भाई सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होकर आया। जैसे उससे पहले तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि 1400 ईयर्स पहले अरेबियन कंट्रीज के अंदर एक बहुत बड़ी जो हम देखते हैं कि अरब और नॉन अरब के बीच में जो हमें एक मक्का और मदीना के बीच में जो है एक वॉर देखने को मिलती है। वहाँ पर रिलीजियस टॉलरेंस का आइडिया बहुत पहले इमर्ज होकर आ चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक हम जो देखते हैं कि उस आइडिया को नहीं रेफर किया जाता, बल्कि जो आइडिया को रेफर किया जाता है उसको किसको रेफर किया जाता है, 1648 के पीस ऑफ वेस्टफेलिया के आइडिया को रेफर किया जाता है। तो ये जो है आइडिया इसको रेफर किया जा रहा है और बाकी आइडियाज को नहीं रेफर किया जा रहा है, तो उससे कहीं पहले थे। ये भी जो है गलत है और यही जो है आपका जो है कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना मिथ्स, जो हमारी जो पॉपुलर मिथ्स है उसमें से है। तो पहला बात ये है कि 1648 को क्या माना जाता है कि 1648 से सॉवरेनिटी का जो है क्या कहते हैं जन्म हुआ। तो सॉवरेनिटी का जो जन्म हुआ, ये जो आइडिया है गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि ये ऑलरेडी बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट एशिया की कंट्रीज, जैसे कि मैंने आपको बताया वेस्ट एशिया में सऊदी अरेबिया, ये बहुत सारी कंट्रीज जो है ऑटोमन एम्पायर, ये बहुत पहले से सॉवरेनिटी का आइडिया जो है चलता आ रहा था। इंडिया के कंटेक्स्ट में भी एक आइडिया चलते आ रहा था। मुगल्स जब इंडिया में आए तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे रिलीजन को हटाकर जो है पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं जो है वो सुप्रीम थी। तो वो आइडिया जो है ऑलरेडी जो है इंडिया में भी चल रहा था, लेकिन उस आइडिया पे ध्यान नहीं दिया गया। और साथ साथ 1648 के पहले ऐसा माना जा रहा है जैसे कि कुछ हिस्ट्री नहीं है। 1648 के पहले इतनी सारी हिस्ट्री है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने कुछ भी जो है कंसिडर नहीं किया और उस सबको ऐसा मान लिया जैसे कि सब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या है, अनसिविलाइज्ड है। और यहाँ तक कि जो मतलब यूरोपियन वर्ल्ड में एज ऑफ इनलाइटनमेंट आने से पहले वहाँ पर अगर आप पता करें तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था विमेन के अगेंस्ट। विमेन को क्या कहते हैं, बहुत सब्जुकेट करके रखा जाता था और बहुत ज़्यादा बारबरिक सोसाइटीज़ हुआ करती थी। लेकिन वो सारी सोसाइटीज़ को जो है कंसिडर नहीं किया जा रहा था और सिर्फ 1648 के बाद की जो है हिस्ट्री उसको कंसिडर किया जा रहा था। थर्ड थिंग वो है कि यूरोसेंट्रिक हिस्टोरिसिज्म। यूरोसेंट्रिक हिस्टोरिसिज्म मतलब ये बताया जाता है कि पूरा का पूरा जो मैंने आपको फिर बताया कि सारी की सारी हिस्ट्री जो है यूरोप के कंटेक्स्ट में लिखी जाती है। यूरोप में ये हुआ, यूरोप में ये हुआ। आपको अपनी खुद की हिस्ट्री जो है पढ़ाई तो जाती है, लेकिन उसको ये नहीं बताया जाता कि इससे जो है आप कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मतलब यूरोप के अंदर जो जो चीज़ें हुई उसमें बताया जा रहा है कि सिविलाइजिंग मिशन आ रहा है, वहाँ से जो है सॉवरेनिटी का आइडिया आ रहा है, सेकुलरिज्म का आइडिया आ रहा है, वहाँ से जो है विमेन के राइट्स इमर्ज होकर आ रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो है रॉन्ग है, बायस्ड है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब आप एपिस्टेमोलॉजिकल फ्रेम को समझेंगे तब आप समझेंगे कि नॉलेज सिस्टम पर जो डोमिनेंस है, जो हेजिमनी है, उस वजह से जो है आपको इस तरीके का हिस्टोरिसिज्म पढ़ाया जा रहा है। दूसरा आइडिया यहाँ पर हम समझेंगे कि ये जो सिविलाइजिंग मिशन है, ये जो सिविलाइजिंग मिशन है
उसके अंदर अगर आप समझने की कोशिश करें, सिविलाइजिंग मिशन का जो आइडिया था कि यूरोप जो है क्या है, मतलब यूरोप जो है सुपीरियर है और बाकी सारी कंट्री जो है वो इंफीरियर है, और उनको जाकर सिविलाइज करने का काम किसका है, यूरोपियन कंट्रीज का है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी थी। ये आइडियोलॉजी किसके लिए बनाई गई थी, ताकि उनका जो कोलोनाइजेशन है उसको वो जस्टिफाई कर सके। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि यूरोसेंट्रिज्म क्या है, उस ये किस तरीके की थ्योरी है, किस तरीके से जो है पूरे वर्ल्ड पे एक डोमिनेंस बनाई गई है। और अब इसको हमें अगर चैलेंज करना है, अगर हमें यूरोसेंट्रिज्म से बाहर आना है, तो हम किस तरीके से इसको बाहर आ सकते हैं। इसको बाहर आने के लिए हमें ये करना है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में बाकी क्या थ्योरी से उसे समझना होगा। तभी जो है हम यूरोसेंट्रिज्म से बाहर आ पाएंगे। और इसलिए जो है तब इससे बाहर आने के लिए हमने क्या किया वो हम समझते हैं, थ्योराइजिंग IR बियॉन्ड द वेस्ट, अल्टरनेटिव रीडिंग्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इसमें जो है हम समझने वाले हैं। तो इसको बाहर आने के लिए हमें क्या करने की कोशिश है, अकॉर्डिंग टू बेहरा मैंने आपको ऊपर बताया था। एक और वो बात बताती है कि आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस एंड सर्च फॉर आंसर्स इन डिफरेंट प्लेसेस। तो आपको जो है डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और डिफरेंट जगह पे डिफरेंट आंसर्स को खोजना पड़ेगा। मतलब हमें ये नहीं सोचना है कि सिर्फ एक ही तरीके का सिस्टम हो सकता है, लिबरल डेमोक्रेसी या सॉवरेन स्टेट यही तरीके का सिस्टम हो सकता है, ऐसा नहीं है। डिफरेंट तरीके के स्टेट्स का हमें जो है इमेजिनेशन करने की सोचना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, सऊदी अरेबिया में आज भी जो है इस्लामिक स्टेट है, ठीक है। और इस्लामिक स्टेट होने के बावजूद एक तरीके से बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ पीस, कोऑपरेशन, मिलिट्री, क्राइम्स अगर आप देख लीजिए वहाँ पर बहुत नेग्लिजिबल है। और बाकी सारी चीज़ों के कंपैरिजन भी आप दूसरी कंट्री जैसे कि इंडिया एक सॉवरेन सेक्युलर स्टेट है, लेकिन उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा जो है वो डेवलप है। तो ऐसा कैसे, मतलब देखिए हमने क्या किया, हमने यूरोपियन मॉडल को जो है फॉलो कर दिया। हमने खुद का मॉडल बनाने की कोशिश नहीं की। हमने यूरोपियन कंट्रीज ने कहा सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हमने सब अपना लिया, ठीक है, लिख लिया प्रीएम्बल पे, लिख लिया कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन डिफरेंट तरीके का हमने स्टेट बनाने की कोशिश नहीं की, डिफरेंट तरीके का हमने पॉलिटिकल अथॉरिटी सोचने की जरूर कोशिश नहीं की। और इसी वजह से जो है, क्योंकि हर एक कंट्री का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री और कल्चरल फोर्सेस अलग अलग होते हैं, तो हमने जो है दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। और इस वजह से शायद जो है हम लोग इतने ज़्यादा सक्सेसफुल और इतना ज़्यादा डेवलप ना हो पाए हैं। तो यही सारे फैक्टर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कुछ स्कॉलर्स ऐसे हैं जैसे डेविस, ठाकुर एंड वेल, ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को डीकोलोनाइज करना है, अब इंटरनेशनल रिलेशंस को डीकोलोनाइज करना है इसका मतलब ये है कि जो यूरोसेंट्रिज्म है उससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो इससे अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें ज़रूरत है कि हम एक राउंड टेबल पे फोकस करें। राउंड टेबल सोसाइटी मतलब ये है कि हम हर तरीके से इनपुट लें। जैसे कि समझ लीजिए इंडिया से हम इनपुट लें, हम यूरोप से इनपुट लें, हम वेस्ट एशिया से इनपुट लें, हर जगह से जो है हम इनपुट ले, एक राउंड टेबल सोसाइटी को हम फॉर्म करें। और कहीं न कहीं जो है फिर हम जो है कहीं न कहीं कोशिश करें कि इसका डिसिप्लिन क्या है, इसका इमरजेंस क्या है, हम समझें। और फिर उसके बाद जब हम समझेंगे तो फिर है ना कहीं न कहीं जो है हम यूरोसेंट्रिक ओरिजिन से जो है बाहर आ पाएँगे। तो जब हम इस तरीके से समझेंगे, राउंड टेबल तरीके से अगर हम समझेंगे आईआर को, तो इससे कहीं न कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो ग्लोबल साउथ है उसको जो है फिर एक इम्पोर्टेंट पोजीशन मिल पाएगी इन द फाउंडिंग ऑफ आईआर। तो यही हमें डीकोलोनियल पर्सपेक्टिव से समझने की ज़रूरत है। और अब जो है हम समझेंगे कि कुछ पर्सपेक्टिव्स हम लेंगे ग्लोबल साउथ से, ताकि हम समझ सकें रीजनल थ्योरीज को हम लेंगे और फिर हम उसको एग्जामाइन करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ग्लोबल साउथ क्या है, तो ग्लोबल साउथ लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ओशनिया की कंट्रीज को रेफर किया जाता है। और बेसिकली इसको जो है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, पेरीफेरी कंट्री भी कहते हैं। मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, आप ग्लोबल साउथ कहे, आप थर्ड वर्ल्ड कहे, आप अंडर डेवलपिंग कंट्रीज कहे, आप पेरीफेरी कंट्रीज कहे, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हैं। ये सारी कंट्रीज जो है बेसिकली वो कंट्रीज को रेफर किया जाता है जिनको मार्जिनलाइज किया गया, जिसको कॉलोनाइज किया गया। ये एक पूरी हिस्ट्री बताती है जिसमें कहीं ना कहीं ये क्यों ऐसा हुआ, बिकॉज ये मतलब आज के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। ऐसा इसलिए बिकॉज इनको बहुत टाइम तक के जो है कहीं ना कहीं इनके साथ अनइक्वल एक्सचेंज हुआ, ठीक है। जैसे कि अगेरी मैनुअल बताते हैं कि अनइक्वल एक्सचेंज इनके साथ हुआ, और वही चीज़ की वजह से जो है ये कहीं ना कहीं जो है इनके अंदर लार्ज इनक्वालिटीज हमको देखने को मिलती है लिविंग स्टैंडर्ड्स में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी कम है, रिसोर्सेज का एक्सेस इनको कम है, परचेसिंग पावर पैरिटी कम है, जीडीपी इनकी कम है, ठीक है। और इसके अलावा इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत कम है। अगर हम यहाँ का एचडीआर देखें तो कम है। तो ये सारी कंट्रीज जो है बहुत टाइम तक के जो है कहीं ना कहीं डोमिनेटेड रही है बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड, बाय द यूरोपियन वर्ल्ड। और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा नुकसान में है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम समझते हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ का जब हम पर्सपेक्टिव लेंगे तो इससे हम वेस्टफेलिया के पर्सपेक्टिव को जो है चैलेंज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ आईआर।
तो वैसी ही एक थ्योरी को हम समझने की कोशिश करते हैं, वो है इंडिया थ्योरी ऑफ स्टेट। तो इंडिया थ्योरी ऑफ स्टेट बिनॉय कुमार सरकार द्वारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट में भी आपको इनकी रीडिंग्स दी गई थी। तो इसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो इंडिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने बताया था कि किस तरीके की थ्योरी एग्जिस्ट करती थी स्टेट की। वहाँ पर हमने समझा था स्टेट क्राफ्ट को हमने समझा था। तो वहाँ पर जो है हमने समझा था कि कौटिल्य एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रियलिस्ट रह चुके हैं और उनका अर्थशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट रह चुका है इस रिगार्ड में। और वहाँ पर जो है हमने समझा था कि मंडल मंडल थ्योरी हमने उनकी समझी थी। मंडल मतलब बहुत बड़ी थ्योरी है मंडल थ्योरी, ठीक है, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जिसमें आपको इंटरनेशनल रिलेशंस देखने को मिलते हैं और साथ साथ जो है आपको किस तरीके के राजा को किस तरीके से मेंटेन करना है अपनी पब्लिक को, ये सारी चीज़ें आपको जो है एक मंडल थ्योरी में देखने को मिलती है। और उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से डिफरेंट, और उसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें जो वो अपनी बुक में बताते हैं। अर्थशास्त्र मैंने आपको बताई थी, 150 से ज़्यादा मतलब 10 वॉल्यूम ऑफ बुक्स उसकी मिलती है। और बिनॉय कुमार सरकार ये भी बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आइडिया ऑफ ओरिजिन ऑफ बैलेंस ऑफ पावर का जो आइडिया आया, मतलब आज के टाइम पे जो रियलिस्ट वाली आइडियोलॉजी है कि आपको बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना होगा, यह आइडिया वहीं से आया है ऐसा बताने की कोशिश करते हैं। और विजिक्सु का जो कॉन्सेप्ट है, विजिक्सु मतलब एक ऐसा राजा जो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करना चाहता है, वो भी जो है कहीं ना कहीं इससे ही निकल कर आता है। और फिर उन्होंने अरी के बारे में बताया, अरी मतलब दुश्मन, ठीक है, और दोस्त के बारे में बताया। वो सारी चीज़ों के बारे में जो है हर चीज़ जो है उन्होंने बताई। और उसके अलावा मैं आपको यहाँ पर नीचे बताती हूँ, विजिक्सु मतलब एक ऐसा राजा जो अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहता है, अरी यानी एक ऐसा दुश्मन जो कि स्पेशली जो है नेबर को वो दुश्मन बताते थे। मध्यम जो मीडिएटरी है, तो बेसिकली दोनों के बीच में जो है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपका दुश्मन और आपके बीच में जो है एक मीडिएटरी है, उसको हम मध्यम कहते हैं। उदासीना उदासीना मतलब एक न्यूट्रल, ठीक है, मतलब एक ऐसा इंसान जो न्यूट्रल है। अगर आप इंडिया के केस में समझ लीजिए कि इंडिया का आप एक दुश्मन बना दीजिए, एक मिलिट्री बना दीजिए और एक न्यूट्रल बना दीजिए, ठीक है। तो बेसिकली ये चार कैटेगरी में वो बांटते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को। और उसके बाद फिर वो बताते हैं कि मत्स्य न्याय के बारे में बताते हैं। तो मत्स्य न्याय आपको पता है कि जब सॉवरेन लेवल पे अगर हम बात करें, अगर स्टेट के लेवल पे मत्स्य न्याय होगा तो क्या होगा, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेगी, यही होने वाला है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे तो मत्स्य न्याय ही है ना, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे तो स्टेट ऑफ नेचर ही है, इंटरनेशनल लेवल पे तो एनार्की ही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं कौटिल्य ये एम्फोसाइज करते हैं कि हर राजा मतलब जो राजा के वो सपोर्टर थे, ऑफ कोर्स उनकी बात कर रहे हैं कि राजा को क्या करना चाहिए, अपने आप को जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाना चाहिए, दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसलिए वो कहते हैं कि मतलब मॉरलिटी और एथिक्स के बारे में मत सोचिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए सोचिए। और अगर स्टेट लेवल पे आपको मत्स्य न्याय है तो स्टेट लेवल पे मत्स्य न्याय आपको खत्म करना होगा। कैसे खत्म करना पड़ेगा, दंड से और मंडल से। मंडल से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मतलब मंडल थ्योरी में ये भी आता है कि राजा को किस तरीके से डील करना है प्रजा के साथ। और यहाँ पर दूसरी चीज़ दंड थ्योरी मैंने आपको पहले ही समझा चुकी थी सेमेस्टर 1 में, फिर से बता देती हूँ। दंड में आपको ये आता है कि किस तरीके के लॉस होने चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए ताकि कंट्रोल बना रहे टूवर्ड्स दी सिविलियंस। तो आई होप यहाँ पर आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो उसके बाद अगर कोई भी राजा को, कोई भी विजिक्सु को अगर सार्वभौम बनना है, सार्वभौम मतलब जो पृथ्वी पे रूल करने वाला बनना है, तो उस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है क्या कहते हैं अपने आप को पावरफुल बनाना होगा। तो इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट समझी जाती है बिकॉज ये रूल जो था मोनार्की का रूल था। तो ऐसा समझा जाता है कि मोनार्की को स्टैब्लिश करने के लिए आपको जहाँ तक कि नेचुरल बाउंड्री से, मतलब पूरा वर्ल्ड जिस तरीके से है ना, वर्ल्ड की नेचुरल बाउंड्रीज आपको पता है कहाँ तक है, हमारा बहुत सारा पार्ट तो ओशन में है, ठीक है। मतलब जहाँ तक वर्ल्ड की नेचुरल बाउंड्री से वहाँ तक के जो है टेरिटोरियल टेरिटरी होना चाहिए, तब जाकर जो एक राजा क्या कहलाएगा, सार्वभौम कहलाएगा। और अपने आप को एक स्टेट को और एडमिनिस्ट्रेशन को स्टैब्लिश करने के लिए इस तरीके का अगर पावरफुल रूल कोई अगर किंग जो है स्टैब्लिश कर लेता है तो वो बन जाता है सार्वभौम। तो बेसिकली ये जो एक थ्योरी है इसे हम वर्ल्ड नेशनलिज्म भी कहते हैं, मतलब पूरी दुनिया में हमारा राज होना चाहिए, पूरा दुनिया में हमारा नेशन फैलना चाहिए। ये एक पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें मतलब पूरी दुनिया में हमारा राज करना है। ये जो है पर्टिकुलरली थ्योरी है जो कि हमें देखने को मिलती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और यही आइडिया जो है चक्रवर्ती के आइडिया में भी एक्सप्रेस होता है। चक्रवर्ती मतलब क्या, जो पूरी दुनिया पर रूल करने वाला हो। मतलब पहली बात तो ये कि किंग को किससे इक्वेट किया जाता था, किंग को जो है क्या कहते हैं, एक तो उनको जो नाम दिए जाते थे, नाम उनको ऐसे दिए जाते थे, वो किंग भी अपने आप को समझते थे कि वो लोग बहुत बड़े हैं, मतलब अपने आप को जो है गॉड लाइक जो है ट्रीट करने की कोशिश करते थे। तो इसलिए उनका ये था रूल कि उनको पूरे दुनिया पे जो है रूल करना है, ठीक है। तो उनको तो लगता था कि दुनिया मतलब इतनी ही बड़ी है जहाँ तक कि एम्पायर है, लेकिन उनको क्या पता कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो बेसिकली उनको लगता था कि दुनिया पे हम पे पूरा रूल करना है और हमें यूनिवर्सल सॉवरेनिटी जो है
चाहिए। और बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि चक्रवर्ती मतलब ये कि जो चक्र है, मतलब जो स्टेट का जो चक्र है, जो चैरियट चलता है, चैरियट आपको पता है क्या होता है, तो उसके जो रोल है वो हर जगह जाना चाहिए विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन। जहाँ जहाँ राजा का रूल रहेगा वहां पर उसका चैरियट तो जाता ही रहेगा ना विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। तो वो चीज़ वो चाहते थे। और इसी के साथ जो है बहरा, मैंने आपको बताया ऊपर, वो क्या करते हैं, हिस्टोरिकल एग्जाम्पल निकालते हैं, किसमें से मतलब कविराज में से निकालते हैं, जो मनुस्मृति, अर्थशास्त्र और महाभारत को देखकर जो है बनाया गया है। तो बेसिकली वो बताते हैं, कविराज ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो पुराने टाइम पे जो किंग्स थे ना, वो क्या चाहते थे पता है, अपना रूल चाहते थे। मतलब वो चाहते थे कि कोई भी रेस्ट्रिक्शंस उसमें ना हो, अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी हो। इसलिए तो कहीं ना कहीं उन्होंने मतलब ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन की कभी बात की, ना उन्होंने कभी मॉरलिटी की बात की, ना कभी एथिक्स की बात की। जो राजा कहेगा वही चीज़ सुप्रीम रहेगी। और यही चीज़ जो है क्या कहते हैं आपको देखने को मिलती है। सेकेंडली आपको देखने को मिलता है कि जहाँ पर जब मनुस्मृति के अंदर हम देखते हैं, मनुस्मृति के अंदर हम देखते हैं एक चीज़ तो आपको दिखेगी कि मनु क्या करते हैं। मनु जो है धर्म को और किंग को अलग करते हैं। मतलब ये कि अगर किंग जो है धर्म के अगेंस्ट काम करता है तो उसको कहीं ना कहीं आप जो है पनिश कर सकते हो। तो इससे कहीं न कहीं एक तरीके की आप कह सकते हैं रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शन लग जाती है किसके ऊपर, किंग के ऊपर। मतलब किंग जो है धर्म के आगे नहीं जा सकता। धर्म क्या बन जाता है, धर्म बन जाता है लॉ। अब किंग को क्या करना है, धर्म के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तो ये पर्टिकुलरली चीज़ आपको देखने को मिलती है। उसके बाद हम समझते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड कंट्रोल इन ट्रेडिशनल इंडियन ऑर्डर टेंडेड टू बी डिस्पर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन वेरियस लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। तो देखिए पहले आपको ये भी देखने को मिलता है कि राजा, क्योंकि राजा के हाथ में जो है बेसिकली किंगडम था, बट राजा के नीचे दूसरी अथॉरिटीज भी हुआ करती थी, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि इतना बड़ा एम्पायर एक राजा संभाल सके। तो ऑफ कोर्स ही बात है, रीजनल किंगडम्स भी होते थे, एम्पायर्स भी होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो पूरी अथॉरिटी है वो किसके हाथ में हुआ करती थी, किंग के हाथ में हुआ करती थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये बात आती है कि तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता था, समझ लीजिए स्टेट और नेशनल में, उस टाइम पर स्टेट का कॉन्सेप्ट तो था नहीं आज के टाइम पे। जैसे कि स्टेट में इसको रेफर कर रही हूँ, जैसे कि आज के टाइम पे आप देखेंगे मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ये सब स्टेट्स होते हैं इंडिया के। तो उस टाइम पे ये स्टेट का और सेंट्रल का तो कॉन्सेप्ट हुआ नहीं करता था। तो जितने भी किंगडम्स जो एक पर्टिकुलरली एक किंग के अंदर आते थे, वो कैसे आते थे, धर्म विजय करके आते थे, यानी लॉफुल कॉन्टेक्स्ट, लॉफुल कॉन्क्वेस्ट करके जो है आते थे। सेकेंडली अब बात करेंगे कि इस टाइम पर जो है आपको देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल सिस्टम फिर धीरे धीरे चेंज होने लग गया। कभी कभी क्या होता था कि जो छोटे छोटे राजा है वो रिवॉल्व कर देते थे बड़े किंग के अगेंस्ट। इस तरीके से पॉलिटिकल किंगडम जो है वो चेंज होते चला गया। तो फिर स्कॉलर्स ये सजेस्ट करते हैं अगर सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कि इंडिया के कंसेप्शन से चार ऐसे पर्सपेक्टिव है जो लिए जा सकते हैं, जिसके बेसिस पे आप जो है जो वेस्टफेलिया का जो कॉन्सेप्ट उसको चैलेंज कर सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है, नेहरूवियन इंटरनेशनलिज्म। नेहरूवियन इंटरनेशनलिज्म से रेफर किया जा रहा है, जब नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू, तो ही वॉज कंसिडर टू बी अ वेरी गुड डेमोक्रेट इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री भी संभाली हुई थी और प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इंटरनेशनल रिलेशन को संभाला था। उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी आइडियलिज्म की तरफ थी। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि पीस एंड नॉन कोऑपरेशन की वो बात करते थे और नॉन लाइन मूवमेंट की वो बात करते थे। दूसरी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि गांधीयन कॉस्मोपॉलिटिनिज्म, ठीक है, या फिर इसको हम गांधीनिज्म भी कहते हैं। तो गांधीयन कॉस्मोपॉलिटिनिज्म जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि गांधी जी की क्या सोच थी, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी हो सकती है, एक पॉलिटिकल हिंदुइज्म या हिंदुत्व। मतलब कि ये जो आइडिया आपने ऊपर पढ़ा कि एक राजा जो है वो अपने आप को पूरे वर्ल्ड में एस्टेब्लिश कर लेगा, ये आइडियोलॉजी जो है इसे हम पॉलिटिकल हिंदुइज्म या हिंदुत्व कह रहे हैं। और फोर्थ आइडियोलॉजी जो है हमारी न्यू लिबरल ग्लोबलिज्म। तो ये न्यू लिबरल ग्लोबलिज्म आज के टाइम पे इमर्ज होकर आई है। तो ये चारों आइडियोलॉजीज को कहीं ना कहीं आप जो है वेस्टफेलिया के अगेंस्ट चैलेंज कर सकते हो। अभी चारों आइडियोलॉजीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो नेहरू जी से हमें क्या सीखने को मिलता है, नेहरू जी जो है एक तरीके से जो पर्सपेक्टिव दे रहे थे वो नॉन अलाइनमेंट का उन्होंने पर्सपेक्टिव शुरू किया था। आपको पता है नेहरू जी इंडोनेशिया, मतलब इंडिया, इंडोनेशिया और बाकी सारी कंट्रीज जो मिलकर जो है नॉन अलाइन मूवमेंट को शुरुआत करती है, जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। इट मीन्स दैट कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड में दोनों भी मेजर पावर्स को नहीं जुड़ते हुए वो लोगों ने अपना खुद का जो है एक वो बनाया था स्पेस। मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड जो है
वर्ल्ड जो है एक तरीके से दो हिस्सों में बटा होता है, एक यूएस और एक यूके, यूएस और यूएसएसआर। तो उस कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिलता है कि बीच में जो है क्या कहते हैं इंडिया था, तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट अडॉप्ट किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कहीं ना कहीं ये मीडिएटर का काम इंडिया ने किया, और इससे बहुत ज़्यादा वॉर का जो टेंशन है ना ये भी कम हो पाया, और दोनों दोनों के बीच में ट्रीटी करवाने का काम भी जो है इंडिया करता था। तो इससे मतलब समझ में आया कि एक बहुत ही अच्छी जो है पोजीशन एक इंसान एक पर्टिकुलर कंट्री की हो सकती है इन टर्म्स ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो ये नेहरू जी का आइडिया था जो बहुत ज़्यादा हद तक के सक्सेसफुल हो पाया। सेकेंडली एक और बात कहनी थी जो नेहरू नेहरू जी को, वो ये था कि अगर सारी कंट्रीज यानी नॉर्दर्न और सदर्न कंट्रीज साथ में आती है तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड की सॉल्व कर सकती है। मतलब बाद में जो कॉलोनीज उभर कर आई, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, आप देखेंगे कि जो भी कंट्रीज जो है साउथ अफ्रीका जो बाद में उभर कर आती है उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, और उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए नॉन अलाइन्ड मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलता है। सेकंड पर्सपेक्टिव जो हम देखते हैं वो है गांधीयन कॉस्मोपॉलिटिनिज्म। तो कहीं न कहीं गांधी जी जो थे रिस्पॉन्सिबल थे इंडिया के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना थी उसको कहीं न कहीं जो है बढ़ावा देने के लिए। तो नेशनलिज्म की भावना क्या थी? नेशनलिज्म की भावना ये थी कि एक पर्टिकुलरली लिबरेटिंग फोर्स है नेशनलिज्म। नेशनलिज्म लिबरेटिंग फोर्स है, इसका मतलब ये है कि पूरा देश जो था, देश क्योंकि यूके हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल था इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, लेकिन पूरा देश जब साथ में आया तब उसको जो है हम हरा पाए। तो ये किससे पॉसिबल हो पाया? नेशनलिज्म की भावना से हो पाया, ठीक है। और नेशनलिज्म की भावना से ही जो है कहीं ना कहीं गांधी जी ने क्या कोशिश की कि जितने भी लोग थे, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग इंडिविजुअल्स को साथ में लाने की उन्होंने कोशिश की। तो ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, ये गांधी जी ने जो है मतलब कहीं ना कहीं गांधी जी, क्योंकि इंडिया के कंटेक्स में अगर आप देखें, दूसरे यूरोपियन कंटेक्स में अगर देखेंगे तो वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, ठीक है। वहाँ इतनी डाइवर्सिटी नहीं है, तो वहाँ पर नेशनलिज्म की जो भावना इमर्ज होकर आती है पोस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो आसान था। लेकिन इंडिया के कंटेक्स में बिकॉज इतने सारे डाइवर्स रिलीजन है उसमें बहुत मुश्किल था, और इस चीज़ के लिए जो है गांधी जी ने बहुत सारा जो है काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर उन्होंने किस चीज़ की बात की, उन्होंने रिच पुअर के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको ख़त्म करने की बात की, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात की, साथ साथ वायलेंस के अगेंस्ट उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया। तो ये सारी चीज़ें भी जो है हम कंसिडर कर सकते हैं अगर हम गांधीनिज्म को एक तरीके से अल्टरनेट दिखना चाहते हैं ऑफ वेस्टफेलिया ट्रीटी। थर्ड पर्सपेक्टिव थर्ड पर्सपेक्टिव जो है हमें मिलता है पॉलिटिकल हिंदुइज्म का। उसमें हमें देखने को मिलता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं है बल्कि एक सिविलाइजेशन है। देखिए रिसेंट टाइम्स में हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र में इसको कन्वर्ट किया जाए, तो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा रायोट्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है कहीं ना कहीं सड़क पे उतर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। तो बेसिकली प्रोपोनेंट्स ऑफ हिंदुत्व क्या चीज़ में बिलीव करते हैं, ये आज तो वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू रखते हैं वॉयलेंस का। वो ये बिलीव करते हैं कि वॉयलेंस से आप कहीं न कहीं जो है कहीं न कहीं जो आपका इतना टाइम से जो कल्चर सप्रेस हो गया, क्योंकि देखिए मुगल्स इंडिया में आए, उसके बाद फिर जो ब्रिटिशर्स है वो इंडिया में आए, तो वो जो सप्रेस्ड कल्चर है उसको बाहर लाने के लिए वो वॉयलेंस का भी यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है आज के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा वॉयलेंस जो है कहीं न कहीं इरप्ट हो रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि एक डेमोक्रेटिक नेशन वर्सेस हिंदू राष्ट्र, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये बहुत ज़्यादा जो है आजकल जो है हीटेड आर्ग्यूमेंट बन चुका है। तो बेसिकली ये जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है जैसे कि इंडिविजुअलिज्म, कि हर इंसान खुद का ध्यान देगा, ये सारे कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ के जो है वो खुद की आइडियोलॉजी देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे हम पॉलिटिकल हिंदुइज्म कहते हैं। जिसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि हर चीज़ जो है धर्म के अकॉर्डिंग होगी, धर्म के अकॉर्डिंग होगी, मतलब ये कि जो पॉलिटिक्स और इन द वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिक्स और जो रिलीजन होता है वो अलग होता है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट के लाने की कोशिश की जा रही है कि पॉलिटिक्स और हिंदुइज्म साथ में चलेगा। लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है बिकॉज इंडिया हैज इज़ अ होम टू लार्ज माइनॉरिटी ऑल्सो, तो ये जो है एक बहुत ज़्यादा जो है डिबेटेड इशू बन चुका है। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद हम समझते हैं न्यू लिबरल ग्लोबलिस्ट के बारे में। तो न्यू लिबरल ग्लोबलिस्ट ऐसा मानते हैं क्योंकि आज के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद, ठीक है ध्यान से समझना है पर्सपेक्टिव, आज के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद आप देखेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आने के बाद जो डिपेंडेंस है स्टेट का, एक स्टेट का जो डिपेंडेंस है दूसरे स्टेट पे वो बढ़ते ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें हम कॉपरेशन कर रहे हैं, और इसलिए वो कहते हैं कि अगर वॉर नहीं हो तो वॉर नहीं हो, यही चीज़ जो है सही रहेगी। बिकॉज अगर वॉर कोई करता है तो ये खुद का ही जो है नुकसान करवा रहा है, ठीक है। और अगर आप जो है क्या कहते हैं एक
एक दूसरे के साथ ग्रोथ करना चाहता है तो आपको एक दूसरे के साथ वेलफेयर में सोचना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो ये सोचते हैं, अपार्ट फ्रॉम वेस्टफेलिया ट्रीटी जहाँ पर स्टेट सुप्रीम था, वो ये सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इस तरीके का कॉपरेशन चालू कर सकते हैं जहाँ पर हमें एक दूसरे के लिए हम केयर करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि वेस्टफेलिया के सिस्टम में स्टेट जो रहेगा सुप्रीम रहेगा, लेकिन इनके सिस्टम में क्या रहेगा, स्टेट कभी कभी एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन भी कर सकता है। ठीक है, एक दूसरे के मैटर में इंटरवीन भी कर सकता है, और यही चीज़ जो है वेस्टफेलिया के लोगों को पसंद नहीं आती। वेस्टफेलिया के लोगों को पसंद नहीं आती इन द मीन्स दैट कि जो वेस्टफेलिया की ट्रीटी हुई थी उसके अंदर स्टेट को सॉवरेन बताया गया था, लेकिन न्यू लिबरल ग्लोबलिस्ट जो ऑर्डर लेकर आना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि अब जो है क्या कहते हैं, स्टेट सॉवरेन नहीं रहेगा, इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो सॉवरेन रहेगा। ये कॉन्सेप्ट लेकर वो आते हैं। अब देखिए, आपको पता है इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ऑफ जस्टिस स्टैब्लिश हो चुका है, यूएन के एचआरसी मतलब क्या कहते हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैब्लिश हो चुका है। अगर किसी कंट्री में किसी इंसान के साथ कुछ गलत हुआ है और उसकी कंट्री में उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाकर अपील कर सकता है, और ये इस तरीके की चीज़ें जो है शुरू हुई है। तो कहीं ना कहीं नेशन की जो सॉवरिटी है उसको चैलेंज किया जा रहा है, और इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी का जो है चैलेंज आ रहा है। मतलब पहले तो आपको क्या करना पड़ता था, पहले तो क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप का जो नेशन है आपको रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, आप आपका नेशन क्या कर रहा है आप उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है। बट अब इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी में क्या होगा कि हर नेशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा टूवर्ड्स द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या कर रहा है उस चीज़ के लिए वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। और एक और जो इम्पोर्टेंट आइडिया है कि जो न्यू लिबरल्स है वो चाहते हैं कि डेमोक्रेसी को यूज़ करके इंटरनेशनल लेवल पे स्टेबल ऑर्डर बनाए। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेस्टफेलिया में डेमोक्रेसी सिर्फ नेशनल लेवल तक लिमिटेड है, ना कि इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप डेमोक्रेसी को अगर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हो तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, आपका जो स्टेट की सॉवरनिटी है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में आजकल इंटरनेशनल लेवल पर डेमोक्रेसी चल रही है। जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग होती है, उसके बाद जो है डिसीजन दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं स्टेट की जो सॉवरिटी है उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की। अफ्रीका के अंदर से हम एक कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, बहुत नया कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से पढ़ा था। ठीक है, इंडिया के पर्सपेक्टिव से हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। एक तो हमने पॉलिटिकल हिंदुइज्म पढ़ा, एक हमने जो है कहीं ना कहीं नेहरू का आइडियोलॉजी पढ़ा, उसके बाद हमने गांधी की आइडियोलॉजी पढ़ी। इसके बाद हम साउथ अफ्रीका की कंट्री भी लेंगे, बिकॉज साउथ अफ्रीका के कंट्री लेने से कहीं ना कहीं हमें समझ में आएगा, बिकॉज वो भी एक कंट्री रह चुकी है जो कि कॉलोनियल कंट्री है, उसकी भी कुछ थ्योरीज होगी, उसकी भी कुछ आइडियोलॉजी होगी। उसकी आइडियोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी आइडियोलॉजी को कभी जो है किसी ने बात ही नहीं किया, और किसी ने उसको जो है कहीं ना कहीं बाहर लाने की कोशिश ही नहीं की। तो बेसिकली होता क्या है, तो बेसिकली उस टाइम पे जब बिफोर द कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते थे इन वेस्ट अफ्रीका। वैसे ही एक स्टेट था, मौसी स्टेट नाम था उसका, जो कि 15-16 सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था। तो ये बहुत रिच थी, कल्चरली रिच थी, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अलग अलग इसके अंदर जो है आपको देखने को मिलता है दो अलग अलग जो है अथॉरिटी थी। एक तो थी हमारी नाम और एक तेंगा। ठीक है, नाम और तेंगा इस तरीके की जो है अथॉरिटीज एग्जिस्ट करती थी। नाम क्या है, बेसिकली एक पॉलिटिकल अथॉरिटी को कहा जाता है। नाम किसे कहा जाता है, पॉलिटिकल अथॉरिटी को कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो पूरा का आइडियोलॉजी है, ये आइडियोलॉजी में बेस थी। मैं आपको बताती हूँ इसकी आइडियोलॉजी थी क्या। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब पढ़ते हैं अफ्रीका के आइडियोलॉजी को तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है, मैं आपको बता दूँ उसके बारे में पहले, उससे आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी। अफ्रीका का जो पूरा स्टेटमेंट है ना वो किस पे बेस्ड है, उबुंटू पे। ठीक है, उबुंटू, उबुंटू नगाबंतू। अब बोलेंगे ये क्या कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली उबुंटू एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब मैं एग्जिस्ट करता हूँ, आई एम बिकॉज वी आर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एग्जिस्ट करूंगा। इंडिविजुअलिज्म का जो आइडिया वेस्टर्न कंट्रीज देती है उसके एक्सचेंज में, उसके कंट्रास्ट में उबुंटू का आइडिया है, मतलब आई एम बिकॉज वी आर। मतलब मैं इसलिए हूँ बिकॉज हम सब एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये कहीं ना कहीं कलेक्टिविज्म पे फोकस करती है, आपको समझ में आ रहा होगा। मतलब ये कि हम लोग सब साथ में हैं, हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है। मतलब हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी है, कनेक्टेडनेस है हम लोग। अगर मैं मतलब अगर ऊपर जा रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि मुझे दूसरों को भी ऊपर लाना है, तभी मैं ऊपर आ पाऊंगी।
ये कलेक्टिविस्ट वर्ल्ड व्यू है। और ये जो बाकी हमारा नॉर्थ जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज होती है, कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलती है इंडिविजुअलिस्ट व्यू देती है, मतलब आपको ऊपर जाना है, सबका फायदा देखो, सब ऊपर आ जाएंगे। लेकिन उबुंटू एक बहुत अलग आइडिया देती है, और ये आइडिया ह्यूमैनिटी का आइडिया है। मतलब आपको एक दूसरे के साथ, अगर एक इंसान के साथ भी इनजस्टिस होता है, ठीक है, एक इंसान के साथ भी अगर इनजस्टिस होता है तो सबके साथ इनजस्टिस है। तो बेसिकली ये बहुत ही अच्छी आइडियोलॉजी है, ये वर्ल्ड के लिए आप इस पर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं जो है इस तरीके का इनकी आइडियोलॉजी थी, लेकिन जब इन पे क्योंकि रूल किया गया बहुत टाइम तक के, तो आपको देखने को मिलता है कि इनकी आइडियोलॉजी, इनकी थ्योरीज को जो है कंसिडर नहीं किया गया। और एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जब यूरोपियन पावर्स इस पर रूल करने के लिए आई, तो उन लोगों ने ये बताया कि इसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी, और यही उनका जो है सिविलाइजिंग मिशन है कि हम जो है इन्हें सिविलाइज करने आए हैं, अफ्रीका की कोई हिस्ट्री नहीं थी, और ये लोग जो है सबऑर्डिनेटेड है। तो ये तरीके की चीज़ें जो है, ये वाइट मैन बर्डन जो है कि हम जो लोग हैं हम सुपीरियर हैं, और जो वाइट मैन है उनका काम है कि बाकी सारी कंट्रीज़ को जो है सिविलाइज करना। तो ये सारे जो आइडियाज़ है, इससे कहीं ना कहीं जो इसकी थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं छुप गई। और अब जब हम इसकी थ्योरी को जानते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप वहाँ का आप विजिट करें और आप उनका कल्चर जानें, तो आपको पता चलेगा कि उबुंटू क्या है। उबुंटू मतलब यही कि हर आप जब तक कि क्या कहते हैं उठ नहीं सकते, जब तक आप सामने वाले को नहीं उठाएंगे, अपने साथ आपको जो है अपना भी इमेंसिपेशन करना है और दूसरों का भी इमेंसिपेशन करना है। और इसीलिए जो है क्या कहते हैं, हमें हर एक कंट्री की आइडियोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि जब वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात आती है, तो समीर अमीन ने जो कोर सेंटर और पेरीफेरी का सिस्टम भी बताया था। मैंने आपको इससे पहले बताया था, कोर, सेमी पेरीफेरी कंट्रीज़ और पेरीफेरी कंट्रीज़, दो तरीके की मैंने आपको कंट्रीज़ बताई थी जो कि कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है इंटरनेशनल ट्रेड में। मैंने आपको क्या बताया था, एक बार फिर से रिकैप दे देती हूँ अगर आपको याद नहीं होगा तो। मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में, जिसमें कोर कंट्रीज़ है और सेमी पेरीफेरी और पेरीफेरी कंट्रीज़ है। समीर अमीन इसको दो ही हिस्सों में बांटते हैं, तो चलो दो हिस्सों में पढ़ लेते हैं। तो सेमी पेरीफेरी मतलब जो एक है पेरीफेरी कंट्रीज और एक है कोर कंट्रीज। तो ये जो कोर कंट्रीज है ना, ये यूरोपियन कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ, ऐसी कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं सारा रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन जो है ये पेरीफेरी कंट्रीज से करती है, और इनको एज अ मार्केट भी यूज़ करती है। ठीक है, और इसको एज अ मार्केट भी यूज़ करती है, और सबसे ज़्यादा फायदा जो है कोर कंट्रीज को होता है इन ग्लोबलाइजेशन। और जो पेरीफेरी कंट्रीज होती है ये नुकसान में ही रहती है। और इन लोगों के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो अनइक्वल होता है, बिकॉज देखिए जो पेरीफेरी कंट्रीज है, जिसमें आप अफ्रीका का एग्जांपल ले लीजिए, तो ये जो पेरीफेरी कंट्रीज है ये लोग बहुत ज़्यादा गरीब होती है, तो इनको जो पे किया जाता है वो किस किस पर्टिकुलर अमाउंट में पे किया जाता है जो उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ अफ्रीका में आपको जो है 10 रुपये में, मैं आपको इंडिया के कंटेक्ट से बता रही हूँ, मैं साउथ अफ्रीका की करेंसी पे नहीं बता रही हूँ, 10 रुपये में आपको दिन भर काम करने के लिए कोई वर्कर मिल जाएगा। सेम वर्कर आपको यूएस में कितने में मिलेगा, 1000 में मिलेगा। लेकिन यूएस वाले ये नहीं करेंगे कि भाई आप जो है क्या कहते हैं, अगर साउथ अफ्रीका से वर्कर ले रहे हो तो आप उसको एटलीस्ट थोड़ा मिनिमम अमाउंट तो पे करो, नहीं, वो उनको बहुत कम पे करेंगे। और यही जो है कहीं ना कहीं अनइक्वल एक्सचेंज का सिस्टम है जो उनको डिपेंडेंट बनाए रखता है। चाहे वो कितनी भी मदद कर ले, चाहे अपना कितना भी लेबर प्रोवाइड कर ले, कितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर ले, उनकी नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत सस्ते भाव में खरीदी जाती है बाय द डेवलप कंट्रीज। तो इसे हम अनइक्वल एक्सचेंज कहते हैं, और इससे हमेशा जो है डिपेंडेंसी बनी ही रहेगी ऑफ द पेरीफेरी कंट्रीज ऑन द कोर कंट्रीज। इस तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है कि ये एक तरीके की इकोनॉमी डेवलप हो गई है इंटरनेशनल ट्रेड में, जो एक कंट्री जो है दूसरी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो दो कंट्रीज के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि दोनों कंट्रीज, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो अफ्रीका हो, दोनों भी कंट्रीज को कहीं ना कहीं जो है बहुत टाइम तक सप्रेस किया गया, उनकी आइडियोलॉजी को सप्रेस किया गया, उनकी जो है कहीं ना कहीं थ्योरीज को बाहर नहीं आने दिया गया। इसी वजह से उनकी थ्योरीज हमको आज नहीं मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि उनकी थ्योरीज नहीं है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या था, मैं आपको वापस टॉपिक रिकॉल करवा देती हूँ ना, आप टॉपिक भूल जाएंगे। हमारा टॉपिक ये था कि हमें यूरोसेंट्रिज्म से बाहर आना है, और यूरोसेंट्रिज्म से बाहर आने के लिए हमने क्या कोशिश की, हमने ये कोशिश की कि हमें ग्लोबल साउथ से कुछ पर्सपेक्टिव्स लेने हैं, रीजनल थ्योरीज को पढ़ना है। तो रीजनल थ्योरीज पढ़ने के लिए हम अफ्रीका की थ्योरी, एशिया की थ्योरी, लैटिन अमेरिका की थ्योरीज को पढ़ने वाले थे। तो अब हमने इंडिया की थ्योरी पढ़ ली, अफ्रीका की थ्योरी पढ़ ली, अब हम जो है लैटिन अमेरिका की थ्योरी पढ़ने चल रहे हैं। तो एज फार एज लैटिन अमेरिका इज कंसर्न, तो वहाँ पर एजी फ्रैंक ये आइडिया देते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलपमेंट। मतलब ये कहते हैं कि जैसे कि जो कंट्रीज ने जो पाथ, वेस्टर्न कंट्रीज ने जो पाथ लिया है, वो पाथ कभी भी जो है दूसरी कंट्रीज नहीं लेके सक्सेसफुल हो सकती। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज ने कैपिटलिज्म को अपनाया है, इसका मतलब ये नहीं होता हो सकता है कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज है वो भी कैपिटलिज्म को अपना के जो है पावरफुल बन सकती है। क्यों ऐसा? बिकॉज ग्लोबल साउथ के अंदर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनक्वालिटीज एग्जिस्ट करती है। आपने देखा बहुत सारी कंट्रीज जो है ग्लोबल साउथ में
यानी कि इंडिया, लैटिन अमेरिका और जितनी भी कंट्रीज ने जो है कैपिटलिज्म को अपनाया, उसमें क्या हुआ, हमारी इंडिया में क्या है, मैंने आपको बताया था 10% ऑफ पीपल 90% ऑफ रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा हद तक के हमारे पास ग्लोबल कैरी नेशनल इनक्वालिटी एग्जिस्ट करती है। नेशनल इनक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब कुछ लोगों के पास खाने के लिए तक पैसा नहीं है और कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है घूम रहे हैं और ऐश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग हजार करोड़ों के मालिक है और कुछ लोगों के पास जो है खाना खाने के लिए तक पैसे नहीं है और भूख मारी है। तो ये तरीके की जो है क्या कहते हैं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है इंडिया में, और इससे जो है हम कहते हैं कि इससे जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और आप कह सकते हैं कि एक डिवाइड क्रिएट हो चुका है हैव्स एंड हैव नॉट के बीच में। क्योंकि इंडिया जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ने क्या किया, वेस्टर्न चीज़ों को अपनाया, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री वेस्टर्न कंट्रीज के मॉडल को नहीं अपना सकती क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है। यही एजी फ्रैंक बताते हैं। कैसे सिचुएशन अलग है, तो एजी फ्रैंक बताते हैं कि इंडिया जैसी कंट्रीज को क्या हुआ था, सफ़र करना पड़ा था कोलोनाइजेशन, ठीक है, और वेस्टर्न कंट्रीज को कोलोनाइजेशन सफ़र नहीं करना पड़ा, और इसी वजह से कहीं ना कहीं जो है इंडिया को जो है डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात हो रही है। डिफरेंट मॉडल अडॉप्ट करना चाहिए फ्रॉम दी मॉडल ऑफ वेस्ट। एक और वो आइडिया देते हैं कि ये जो जितना भी पूरा का पूरा ये पहले तो इंडिया सेल्फ सस्टेन थी, ठीक है, अगर आपको पता है ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तो एजी फ्रैंक यही आइडिया देते हैं कि जितना भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का एक्सप्लोटेशन हुआ है आज के टाइम पे, वो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, ये इस वजह से हुआ है बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन। मतलब कि एक्सटर्नली जो ब्रिटिशर्स और बाकी सारी कॉलोनीज आई और उन्होंने हम पे रूल किया, उस वजह से जो है हमारा एक्सप्लोटेशन हुआ है, ना कि इंटरनल एक्सप्लोटेशन। मतलब हम पे पहले भी जो है फ्यूडलिज्म, मतलब बहुत सारे मुगल्स के टाइम पे किंग रह चुके हैं, उसके पहले किंग रह चुके हैं, लेकिन उसके वजह से हमारा डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ क्योंकि उस टाइम पे तो हमारी कंट्री फ्लरिश करती थी। अगर आप मुगल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पर इस तरीके की कंट्रीज हुआ करती थी। जब विजिटर्स आते थे बर्नियर, वो बताते थे कि किस तरीके की कंट्री है, मतलब पेरिस से कंपैरिजन करते थे और कहते थे कि यहाँ पर हर तरीके की चीज़ें अवेलेबल है, हर तरीके के मीट, फिशेस, और उसके अलावा हर तरीके के आप देखेंगे ब्रेड्स और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट, सब कुछ अवेलेबल है। मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा रिच हुआ करते थे, ज्वेलरी, जेम्स और हर तरीके के क्राफ्ट वगैरह, हर चीज़ में हमारा जो इंडिया था वो बहुत ज़्यादा आगे था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो हमारा जो है इंडिया बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया। तो यही चीज़ जो है एजी फ्रैंक बताते हैं कि थर्ड कॉलोनियल कंट्रीज जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, वो बैकवर्ड किस वजह से हुई, ब्रिटिशर्स या फिर जितने भी कॉलोनियल पावर्स है उनके वजह से हुई, ना कि जो हमारी खुद की जो फ्यूडलिज्म की वजह से हुई, बल्कि बाहर के लोगों की वजह से हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि जैसा ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी देते हैं, आपको पता है, ये अनइक्वल रिलेशन ऑफ ट्रेड। तो अनइक्वल रिलेशन ऑफ ट्रेड किया गया बिटवीन दी कॉलोनी एंड द कॉलोनाइजर्स। ये आपको पता है पहले से, मतलब इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था बहुत सारे हद तक के, उसके बदले में कुछ रिटर्न भी नहीं आता था। थोड़ा बहुत पैसा जो है फार्मर्स को दे दिया जाता था, बस इतना कि वो सस्टेन कर पाए, नेक्स्ट टाइम फिर से क्रॉप उगा पाए। लेकिन जितना मेजॉरिटी ऑफ पैसा है, प्रॉफिट है, वो सब यूज़ कर दिया जाता था ब्रिटिश के ऑफिस में और ब्रिटिशर्स की कंपनी को मेंटेन करने के लिए। ये सिर्फ इंडिया का एग्जाम्पल है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज में भी यही हुआ है जो कॉलोनीज रह चुकी है। तो इसे ही हम कहते हैं कि जो सरप्लस चीज़ें जो है ड्रेन हो रही थी, जिसे हम ज़्यादा भाई अनुजी ने जो थ्योरी दी है ड्रेन ऑफ वेल्थ की, तो जितना भी हमारा पैसा था वो ड्रेन होते गया और इस वजह से इंडिया जो है कंगाल हो गई। इंडिया के अंदर से जो इतने सारे प्रीशियस जेम्स थे, डायमंड थे, कोहिनूर था, ये सब वो लोग लेके चले गए। और हमें वर्ल्ड मार्केट से तो कनेक्ट किया उन्होंने, लेकिन एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में कनेक्ट किया। सबऑर्डिनेट पोजीशन में कनेक्ट किया मतलब क्या, जैसे कि इंडिया जो है, मैं आपको बता रही हूँ, ये इंडिया है हमारी कंट्री। मैं आपको इंडिया के कंटेक्स्ट में से बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, लेकिन ये सारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पे इम्प्लीकेबल है, मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो इंडिया को जो है कहीं ना कहीं इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था, एक्सपोर्ट होता था, ठीक है, ब्रिटेन में जाता था, ठीक है। ब्रिटेन से जो है क्या कहते हैं मार्केट जो सामान है वो इंडिया में आता था। और आपको पता है कि इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज खोलने की कोशिश नहीं की बल्कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया का कर दिया। बिकॉज इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट होते थे वो कंपैरेटिवली महंगे थे, उससे सस्ता प्रोडक्ट उन्होंने मैन्युफैक्चर करके जो है इंडिया के मार्केट में बेचना शुरू किया। तो जो लोग खुद प्रोडक्ट बनाते थे तो उसको उसको उसका भी डिक्लाइन हो गया और इंडिया के अंदर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। दूसरी चीज़, उन्होंने कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी तरीके का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना ही इंडस्ट्रीज जो है बनाने के लिए हमें जो है हेल्प भी नहीं की। तो इस तरीके की चीज़ें हमको देखने को मिलती है कि ब्रिटिशर्स ने जो भी किया खुद के फ़ायदे के लिए किया, ना कि हमारे फ़ायदे के लिए किया। और इस वजह से हमारी कंट्री के पास जितना वेल्थ था, जितनी पावर थी, वो सब चीज़ें जो है ड्रेन हो जाती है।
और आफ्टर इंडिपेंडेंस होने के बाद भी अभी भी ये जो कंट्रीज है डिपेंडेंट पोजीशन में। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में समझाया था, आपने नहीं देखा तो जाकर उससे जरूर चेकआउट कीजिएगा। मार्क्सिस्ट अप्रोच मैंने समझाई थी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तब मैंने आपको बताया था कि अल्दो हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लेकिन अभी भी हम न्यू कॉलोनाइज्ड है, न्यू इम्पेरलाइज्ड है। व्हाट डज इट मीन? न्यू कॉलोनाइज्ड एंड न्यू इम्पेरलाइज होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम अभी भी जो है एक सबऑर्डिनेट पोजीशन में जो है वर्ल्ड से कनेक्टेड है, और आज भी जो है हमारी जो कंट्रीज है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज है, वो हमारा फ़ायदा उठा रही है, बिकॉज वो हमसे कहीं ना कहीं चीप लेबर का जो है एक्सट्रैक्शन कर रही है। इंडिया के अंदर रिसोर्सेज भर भर के पड़ी हुई है, ठीक है। और इंडिया में जो है वो आकर जो है इंडिया का टैलेंट लेकर जाती है, और इंडिया का जो है जिसे हम कहते हैं ना ड्रेन ऑफ वेल्थ, अब ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो अब इंडिया का ब्रेन ड्रेन जो है वो शुरू हो चुका है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अबाउट चाइना की थ्योरी किस तरीके से एग्जिस्ट करती है इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज चाइना भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आती थी, अभी तो ठीक है डेवलप हो रही है, बट चाइना इज स्टिल पुअर। बिकॉज आप अगर देखें तो चाइना की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो चाइना के अंदर फिर भी वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल आर लिविंग इन पॉवर्टी। तो आपको चाइना का सिस्टम भी सुनकर बहुत जो है अच्छा लगेगा, बिकॉज चाइना का सिस्टम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उसका सिस्टम है टांगशिया का। टांगशिया क्या है? ठीक है, तो बेसिकली टांगशिया ये है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, टायन एंड शिया। इसका मीनिंग क्या है? ऑल अंडर हेवन, मतलब जितने भी लोग हैं दुनिया के सब हेवन के अंदर है। हेवन के अंदर है इसका मतलब क्या? मतलब सब इक्वल है, सब जो है सब कंट्रीज को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए। कैसे? इसका मैं आपको बताती हूँ। मतलब बेसिकली यहाँ के जो लीडरशिप है वो क्या बताते हैं, अकॉर्डिंग टू जाओ वो बताते हैं कि जो प्रॉब्लम आज के टाइम पे हो रही है वो ये है कि पूरा वर्ल्ड ही फेल है। पूरा वर्ल्ड इसलिए फेल है बिकॉज सब अपने आप को जो है ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें क्या जरूरत है? हमें टांग शेयर की जरूरत है, ऑल अंडर हेवन की। ऑल अंडर हेवन क्या होता है इसका मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। तो पहले तो टांग शेयर दो वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। टाइन मतलब होता है द हेवन, टाइन मतलब होता है द हेवन या फिर जो स्काई, हम सब स्काई के अंदर है, एंड वॉट इज ऑन द टॉप। टाइन का तीन मतलब होता है। और शिया मतलब बिलो, टैंक शिया मतलब हम सब नीचे है उसके। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, हमें सबको एक साथ इक्वालिटी से, इन यूनिटी से मिलकर जो है किसी भी चीज़ के लिए काम करना चाहिए, ना कि नेशनल इंटरेस्ट के बेसिस पे काम करना चाहिए, क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? रियलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता था कि नेशनल इंटरेस्ट देखिए, लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव ये देता था कि नेशनल इंटरेस्ट में जो चीज़ कॉमन है उस पर कॉपरेशन कीजिए। लेकिन टांगशिया का कॉन्सेप्ट ये है कि हम सब ऑल अंडर हेवन है, आपको यूनिटी से काम करना है, इंटीग्रिटी से काम करना है, कॉपरेशन से काम करना है, ताकि अगर कोई भी वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो बता रहा है कि वर्ल्ड प्रॉब्लम जो है वो किसी भी नेशन के लिए बड़ी है, लेकिन अगर हम सब साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारे लिए सारी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी। तो वो पूरे वर्ल्ड को एक साथ देखते हैं। कितना अच्छा लग रहा है सुन के कि पूरा वर्ल्ड जो है कंप्लीट है, एक परफेक्ट वर्ल्ड है, यूनिटी है, सब लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। पूरे वर्ल्ड को हम देखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में से क्या हम पॉवर्टी हटा पाए, पूरे वर्ल्ड में से क्या हम इनइक्वालिटीज हटा पाए, क्या पूरे वर्ल्ड में से हम रेप्स, वेमेन के अगेंस्ट क्राइम हटा पाए, क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें हटा पाए। ये पूरा ऑल इंक्लूसिव सॉल्यूशन है जो पूरे वर्ल्ड के लिए देखा जाएगा। मतलब ये कि ये नहीं देखा जाएगा कि यूएस सक्सेसफुल हो रहा है, इंडिया सक्सेसफुल हो रहा है, पूरा वर्ल्ड हम साथ में रहेंगे, साथ में सक्सेसफुल होगा, साथ में जो है फेल होगा। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पूरा वर्ल्ड, मतलब समझ रहे हो, अगर आप कोई भी वर्ल्ड में कहीं पर भी इनइक्वालिटी है तो वो पूरा वर्ल्ड फेल है, एक कंट्री फेल नहीं है। तो इसमें कितना अच्छा होगा, हर कंट्री जो है हर जगह पे जो है इक्वालिटी लाने की कोशिश करेगी और पॉवर्टी खत्म करने की कोशिश करेगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, मतलब लोग भूखे मर रहे हैं, तो फिर ये चीज़ पूरी वर्ल्ड फेल हो रहा है, ठीक है। पूरा वर्ल्ड एक साथ पास होगा, एक साथ फेल होगा। तो ये सिस्टम होता है टैंगशिया का। इसके दो और मतलब होते हैं टैंगशिया का। टैंगशिया का एक मतलब होता है टैंगशिया एज अ वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब पूरे लोग एक साथ काम करेंगे, ऑल द पीपल, एक इसका ये मतलब होता है। और दूसरा मतलब ये होता है कि टैंगशिया मतलब मैंने आपको बताया ऑल द पीपल और वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन और अंडर द हेवन, ये सारी चीज़ें जो होती है इसका मतलब होता है। तो बेसिकली वेस्ट जो है वो किस तरीके से कंट्रीज़ को डिवाइड करता है कि हर स्टेट सॉवरिन है, ये है वो है, इसकी वजह से नेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन टांगशिया का अगर आप कॉन्सेप्ट लगाओगे द वर्ल्ड लेवल, तो बेसिकली ये जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट है ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। और टैंगशिया जो है इस तरीके का ऑर्डर होगा जो ग्रेटेस्ट ऑर्डर होगा, पूरे वर्ल्ड को जो है वो अरेंज करके रखेगा। और आपको पता है टैंगशिया का सिस्टम लगाने से वर्ल्ड यूनिटी भी आ जाएगा, वर्ल्ड पीस भी आ जाएगा, वर्ल्ड हार्मनी भी आ जाएगा। तो सोचिए कितना ज़्यादा अच्छे से जो है सिस्टम बन जाएगा।
तो टैंगशिया का जो सिस्टम है आज के टाइम पे हमें इसकी ज़रूरत है, और ये पूरा तरीके का आप कह सकते हैं कि इंस्टीड ऑफ द वर्ल्ड जो दो और थ्योरीज हम पढ़ते हैं, रियलिस्ट, लिबरलिस्ट, ये सब पर्सपेक्टिव के अलावा ये एक बहुत ज़्यादा जो है इमर्जिंग पर्सपेक्टिव है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं एक और कॉन्सेप्ट है मतलब जुएंसी कॉन्सेप्ट, मतलब कनेक्शन अक्रॉस बैरियर्स। मतलब ये कि हम लोग इतने सारे लोग अलग अलग है, अलग अलग कल्चर्स में रह रहे हैं, अलग अलग नेटवर्क्स में रह रहे हैं, अलग अलग कुछ ओशंस में है, कुछ जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे बैरियर से कनेक्टेड है, बट उसके बावजूद हमें कनेक्शन रखना है, ठीक है। तो एक कनेक्शन की जो बात करी जाती है, ये भी बहुत अच्छा जो है मॉडल बन सकता है, अल्टरनेट मॉडल इन द IR। तो बेसिकली हमारा हमारा एम क्या था कि हम जो है इंटरनेशनल रिलेशंस में ग्लोबल साउथ की थ्योरीज को समझे, और ये समझे कि क्या ग्लोबल साउथ की थ्योरी एक अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकती है हमें इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो जी हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत सारी थ्योरीज, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका की हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका की हो, चाहे वो चाइना की हो, हमें एक अल्टरनेट प्रोवाइड कर सकती है, और यही चीज़ जो है हमने समझी। तो अब हम समझते हैं होम ग्रोन थियोराइजिंग इन IR। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, होम ग्रोन थियोराइजिंग। अब ये क्या होता है? होम ग्रोन थियोराइजिंग बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी, या फिर जिसे हम कहते हैं पेरीफेरी कंट्रीज, मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, नहीं देखे तो मैं यहाँ पर आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। चाहे आप ग्लोबल साउथ कहे, चाहे आप जो है पेरीफेरी कंट्रीज कहे, या चाहे आप जो है कहीं ना कहीं, एक सेकंड में आपको बता देती हूँ, पेरीफेरी कंट्रीज का है, ग्लोबल साउथ का है, या फिर आप जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का है, ठीक है। ये सारी चीज़ें सेम चीज़ ही हो जाती है, या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज आप कहे। तो ये सारी कंट्रीज जो है आपको देखने को मिलती है कि ये सब बहुत ज़्यादा सफरर्स रही है ऑफ कॉलोनीज, ठीक है, पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड भी आप इसे कह सकते हैं। तो बेसिकली इन सब कॉलोनीज में क्या किया जा रहा है कि अब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को छोड़कर खुद का पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है खुद की थ्योरी से जो है काम लिया जाए, और इससे जो है कहीं ना कहीं जो है कोशिश की जा रही है। तीन तरीके की थ्योरीज इसमें बनाई जा रही है, एक रेफरेंशियल, एक अल्टरनेटिव, और एक ऑथेंटिक। तो कुछ थ्योरीज जो है ऑथेंटिक रहेगी, जो आपके टाइम पर से चली आ रही है, ठीक है। कुछ थ्योरीज ऐसी रहेगी जो आप रेफरेंशियल रहेगी, ठीक है, पर्टिकुलरली किसी कंटेक्स्ट के अंदर रहेगी, और अल्टरनेटिव। तीन तरीके की थ्योरीज आप देख सकते हो। मतलब ये कि इंडिया की थ्योरी के अकॉर्डिंग रूल करेगा, चाइनीज की थ्योरी के अकॉर्डिंग रूल करेगा, और जापानीज की इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग रूल करेगा। इस तरीके का जो कॉन्टेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, इसे हम होम ग्रोन थियोराइजिंग IR कहते हैं। तो बेसिकली जितनी भी जियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब बताने की कोशिश कर रही है कि अब हमें हर जगह का अलग अलग इंटरनेशनल रिलेशन का सिस्टम रहेगा, ना कि एक सिस्टम रहेगा। हम जिसे प्लूरलिटी कहते हैं इन द इंटरनेशनल रिलेशन। आई होप आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी। इसलिए हम रिसेंट में देखेंगे ना कि वसुधैव कुटुंबकम, इंडिया इस तरीके से चीज़ें जो है इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया अपनी थ्योरीज को इंटरनेशनल लेवल पे जाने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट नेशनल लेवल पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हिंदुत्व का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, वैसे ये हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट के बहुत सारे लोग अपोज है, बट क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है, एक लार्ज मेजोरिटी है ऑफ द कंट्री, लेकिन हिंदुत्व का, हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है कि भले ही वायलेंस है, लेकिन जो हमारा जो सेक्युलर नेशन है उसकी कहीं ना कहीं इसको थ्रेट में है वो, बिकॉज वायलेंस के थ्रू अगर आप एक हिंदू राष्ट्र को स्टैब्लिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ज़्यादा जो है सेक्युलरिटी पे जो है आपका सवाल उठेगा, और फिर ऑफकोर्स की बात है बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज आप पे सवाल उठाएगी। तो खैर वो अलग बात है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट भी जो है नेशनल पॉलिटिक्स में आ चुका है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम इंटरनेशनल रिलेशन हमारे खुद के यूज़ करना चाहते हैं। हम आ चुके हैं चैप्टर के कंक्लूजन पे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो डिटेल में। कंक्लूजन में हमें बस ये समझना है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है आज भी वेस्ट के द्वारा डोमिनेटेड है, यूरोसेंट्रिज्म की प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें जो है हमारी खुद की थ्योरीज को डेवलप करना है। अगर हम खुद की थ्योरीज को डेवलप करेंगे तो जो यूनिवर्सल थ्योरीज है उसे हम चैलेंज कर पाएंगे, वेस्टर्न वर्ल्ड को हम चैलेंज कर पाएंगे, और हम खुद की थ्योरीज के ऊपर काम करके एक अच्छा वर्ल्ड सिस्टम बना पाएंगे जो कि और ज़्यादा इंक्लूसिव रहे। और इसके लिए हमें ग्लोबल साउथ से बहुत सारी थ्योरीज को लेकर आना है जो अल्टरनेटिव रह सके। आई होप आपको समझ में आ गया हो, ये पूरे चैप्टर का क्रक्स रहा है। अब इसके जो सॉल्यूशंस है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल जो है लिंक ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और टेलीग्राम चैनल में आपको इसके पूरे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।